हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन करने वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी प्री का एग्जाम भी होने वाला है, तो जितने भी स्टूडेंट इन सब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सामान्य विज्ञान के जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं सभी को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। यहाँ पे सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला आपका प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा, या इनमें से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी एग्जाम में ई ऑप्शन भी दिया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज हमेशा करेगा। तो यहाँ पे अगर आप आपका पॉइंट क्लियर नहीं रहेगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो न्यूट्रॉन नहीं होता वो हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में एक न्यूट्रॉन होगा। ड्यूटेरियम की बात करेगा तो वहाँ पे एक न्यूट्रॉन होगा, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ट्राइटियम की बात जब भी पूछी जाएगी तो आप वहाँ पे बताएंगे कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है। तो तरंगदैर्घ्य की इकाई जो होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है और इसका जो मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। यह उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो विकल्प है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई होता है। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही है। और एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले यहाँ पे प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में और मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या वाट में। तो इसका जो विकल्प है आपका, आवृत्ति को मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ए विकल्प आपका सही हो जाता है और ये एक एसआई मात्रक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह भी पूछा जाता है, सामान्य मनुष्य में मतलब सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पे न्यूनतम जो होता है वो 20 हर्ट्ज होता है। इससे नीचे की आवृत्ति मनुष्य नहीं सुन सकता है या ध्वनि को नहीं सुन सकता है। और जो अधिकतम है वो 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसे अधिकतम मनुष्य सुन सकता है। आगे का यहाँ पे प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो सही हो जाता है। और इसमें इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। और ये बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। ठीक है, और पूछा जा सकता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप में उपयोग होता है ये मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग जो होता है वो रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे प्रश्न है, 6ठा प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो यहाँ पे पहले भी मैंने बता दिया है कि आवृत्ति माना जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये 2018 का प्रश्न है। यहाँ पे आपका जो विद्युत शक्ति की इकाई है वो वाट होती है। और विद्युत शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। अगला है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, कितनी है यहाँ पे? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के लगभग जो है वो दृश्य स्पेक्ट्रम की इकाई मतलब यहाँ पे सीमा होती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है आपका, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो सौर विकिरण जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर के परास में दिखता है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। दृश्य स्पेक्ट्रम या प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत और की दूरी, तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसकी सीमा जो है वो 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में, यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था। ठीक,
और अगला यहाँ पे प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पाइरोमीटर या लैक्टोमीटर। तो आर्द्रता की बात जब भी करेगा तो वहाँ पे आपका हाइग्रोमीटर जो है वो सही विकल्प हो जाता है। हाइग्रोमीटर से जो है वो आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, आगे का यहाँ पर प्रश्न है आपका, दाब की इकाई क्या है? न्यून प्रति वर्ग मीटर और न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर। तो आपका यहाँ पे बताना है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का जो आपका मात्रक है यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो दाब की मात्रक होता है। तो इनमें से सभी विकल्प यहाँ पे गलत दिए गए हैं, तो आपका ई विकल्प यहाँ पे टिक करना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अदिश राशि, अदिश राशि अर्थात ऐसा जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश कहेंगे। और जिसमें या दिशा या परिमाण ना हो, उस या दिशा या परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश कहेंगे। तो अदिश राशि की बात कर रहा है तो दाब हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो यहाँ पे विकृति जो है इस राशि का मात्रक नहीं है, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी प्रकाश के से कम है और लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंग दर हरे प्रकाश से ज़्यादा है, या बैगनी प्रकाश का तरंग दर पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लाल प्रकाश का तरंग दर जो है वो बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप विब ग्योर फार्मूले को जानते हैं तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। यह घटना का कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो साबुन पे कलर दिखते हैं, वो सातों कलर दिखते हैं, वो किसका कौन सी घटना है? तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो जो धनावेशित होगा वो हमेशा न्यूक्लियस होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन रहेगा। तो डी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया गया है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक, ठीक है, धनावेशित हिस्सा यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, नाभिक न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थितों में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻17 kg होता है और तथा इसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ से पूरा क्लियर होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है। तो उस जो भी हम ठोस को सीधे वो गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन, और इसका जो एग्जाम्पल है वो कपूर को हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, एक ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? जिस पर ताप बिंदु वो कौन सा है? तो त्रिक बिंदु जो होता है जिसपे ठोस, द्रव और गैस एक साथ रह सकती हैं, तो यहाँ पे त्रिक बिंदु हो जाएगा। आगे का यहाँ पे देखते हैं, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें अगर आवेशित कण है, अनावेशित कण है, और आवेशित तथा अनावेशित दोनों किरणें हैं, और इसके बाद डी विकल्प है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। आपको बताना है। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका ये एक आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन एंड गूगल। तो 2G की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम में जो जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये बीपीएससी 2011 का प्रश्न है। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल या ऑस्टिन। तो यहाँ पे रॉबर्ट वाटसन जो है वो राडार के आविष्कारक थे। अगला देखते हैं, यहाँ पे गॉड पार्टिकल हैं न्यूट्रिनो,
हिग्स बोसान, मेसान या पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे हिग्स बोसान जो है वो गॉड पार्टिकल्स होते हैं। आगे यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हिग्स बोसान का एक मूल कण है जिसका प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, आगे का देखते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये 1930 ईस्वी में जो है वो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि सबसे किसको किसको मिला है। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को, और सीवी रमन को 1930 में हरविंद खुराना को चिकित्सा के लिए डीएनए, जो इन्होंने डीएनए पे खोज की थी उसके लिए इन्हें 1968 में। आगे का यहाँ पे प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन और जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या गैलीलियो। तो गैलीलियो जो है इन्होंने उसकी टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या बॉन ब्राउन। तो यहाँ पे राइट ब्रदर्स जो है इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। आपका यहाँ पे ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है आपका, 1 माइक्रोन बराबर है। तो यहाँ पे 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻³ मिलीमीटर के लगभग बराबर होता है। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है कितना है, आपको बताना है। तो लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है वो क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग होता है। अगला देख लेते हैं, लोलक की कालावधि है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो आपका यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। और अगला है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का या भार और त्वरण का। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का जो है वो बल गुणनफल होता है। m × a होता है तो m × a हो जाएगा, m द्रव्यमान हो गया, a जो होता है वो त्वरण हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने की का सही सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले जो फार्मूला होता है वेग का, मतलब वेग की गति करते हुए t सेकंड के बाद v प्राप्त करता है। तो यहाँ पे mv - mu/t, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा a = v - u/t। आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो यहाँ पे आयतन जो है वो सदिश नहीं होता है, ठीक है। परिमाण हो किंतु दिशा ना हो तो उसे हम लोग वहाँ पे अदिश राशि कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे सी विकल्प आपका द्रव्यमान सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी में 100 मीटर होगा, 1000 सेंटीमीटर होगा, 1000 मीटर होगा या 100 सेंटीमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर में जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻6 ग्राम के, 10⁻9 ग्राम के, 10⁻12 ग्राम के या 10⁻15 ग्राम के। तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो पिको से आप याद कर लेंगे 10⁻12। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 10 की पावर लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के से ऊपर जाते समय 0 होगा, और लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 हो जाएगा। तो लिफ्ट जब भी नीचे आती है तो उसका त्वरण जो होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे तो पंख सबसे पहले जमीन तक पहुंच जाएगा
और बी विकल्प है रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, या तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबड़ और गेंद तीनों एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराए जाने पर तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। ठीक है, जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाने के कारण वहाँ पे तीनों एक ही साथ जो है वो वहाँ पे जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। तो ये कौन से फार्मूले से, तो वेग का जो तृतीय नियम है v=√2gh। ठीक है, अगला है वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय या ध्रुवीकृत। तो इसमें आपका बी विकल्प हो जाएगा अनुदैर्घ्य। वायु की ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। आगे का प्रश्न है आपका, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन और आसवन, क्रोमैटोग्राफी या आंशिक आसवन। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या वाट। तो यहाँ पे जो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वो वाट होती है। ये बीपीएससी 2019 का प्रश्न है। आगे का है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर का है, एमीटर विद्युत धारा का है, पोटेशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल का है, या गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का है। तो यहाँ पे सही सुमेलित जो नहीं है वो ये गैल्वेनोमीटर जो होता है ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक नहीं है, बल्कि ये विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। आगे का यहाँ पे प्रश्न है आपका, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा में या मैग्नेटिक ऊर्जा में? तो यहाँ पे सी है, मैकेनिकल ऊर्जा में जो है टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किया जाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो लगभग 1 इकाई जो है वो 10 घंटे तक लगातार जलेगा, तब उसकी 1 इकाई यूनिट के लगभग वहाँ पे खर्च होगा। अगला है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4.70 किलो ओम हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसे फार्मूले से 1/r = 1/r1 + 1/r2 इससे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे का है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। आगे का आपका प्रश्न है, डायनमो क्या है? तो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा बल वहाँ पे उत्पन्न होता है, तो आप यहाँ पे इसे टिक करेंगे। आगे का है, विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और बी ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे का आपका प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में नापी जाती है? वोल्ट मीटर, अमीटर, और यहाँ पे सी है वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, अमीटर में जो है वो विद्युत धारा को मापा जाता है, वी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का यहाँ प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण में से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, अमीटर, और वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया, अमीटर से नापा जाता है। आगे है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 7 रंगों को प्रिज्म के माध्यम से जब गुजारा जाएगा तो 7 रंग जो है वो एक अगर पर्दे पे प्राप्त किए जाए तो विबग्योर के रूप में वो वहाँ पे एकत्रित दिखाई देते हैं, जिसमें जो तरंग दैर्ध्य होगी वो रेड कलर की ज़्यादा होगी, बैगनी रंग की जो होती है वो सबसे कम होती है। आगे है, यदि एक ऐनक
के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे 50 जो सेंटीमीटर है वो +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। और इसका जो फार्मूला होता है 1/d होता है, F=1/d। तो जब भी इसका ये देख लीजिए यहाँ पे 1/2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। और डायोप्टर को जब यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व और पश्चिम, उत्तर और आकाश। तो यहाँ पे उत्तर की ओर जो निर्धारित होगा चुंबकीय सुई जो होती है वो उत्तर और दक्षिण की ओर ही वो रुकती है। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित करके। तो ये तंतु को जब हम गर्म करेंगे तो वो श्वेत प्रकाश को पैदा किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? आपेक्षिकता और बोस आइंस्टीन संघनन, संघित और ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं है। इनमें से यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। आगे का यहाँ पे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। आगे है, कमरे को ठंडा किया जाता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई से और ठोस पिघलाने से। तो यहाँ पे आपका संपीड़ित गैस छोड़ने से उसे ठंडा किया जा सकता है। और आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन का, सीसा का और निकेल का, या टिन और शीशे के एक मिश्र धातु का। तो ये टिन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है जिसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। ठीक है। आगे का आपका यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, सीसा, पारा या जस्ता। तो यहाँ पे पारा जो है वो ऊष्मा का जो होता है वो कुचालक होता है। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का है यहाँ पे, अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो यहाँ पे आपका शून्य पारगम्यता जो होता है अतिचालक का लक्षण है। यहाँ पे 1911 में डच भौतिक वैज्ञानिक H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव को अध्ययन किया है। ठीक है। आगे का आपका यहाँ पे प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो यहाँ पे आपका घटता है। जो गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है अर्धचालक का प्रतिरोध वह घट जाता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का आपके यहाँ पे प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के टुकड़ों और लकड़ी के गुटकों का प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लोहे का गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहा का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो आपका यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि वो एक ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति प्रदान करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा आपूर्ति करता है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। हवा की चालकता बढ़ जाती है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है। तो यहाँ पे आपका जो पसीना वो तेज़ी से वाष्पित होने लगता है। आगे का यहाँ पे प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे का है, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान पर ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं और आप कमरे को ना गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का जो तापमान होता है वो बढ़ जाएगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ये विकल्प आपका सही है। आपको यहाँ पे गलत कथन को, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में गलत आपसे पूछा जाए तो उसे गोला कर लें या उसे हाईलाइट कर लें, जिससे आपका ध्यान बार बार गलत पे ही जाए कि आपको गलत का चुनाव करना है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है और क्योंकि यह कपास से तैयार होकर इसके रेशम की तरह चमकता है। तो ये विकल्प आपका सही हो और सभी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे गलत का चुनाव करना था, तो सी आपका सही हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसे हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी क्या नहीं बदलता है। एक माध्यम से जब वो जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है बल्कि उसका वेग, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक तीनों बदल जाएंगे और आवृत्ति उसकी नहीं बदलेगी। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, अवतल, उत्तल, साधारण या ए और बी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो उत्तल से बनते हैं और पढ़ने के में काम आने वाले जो ग्लास हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करता है, तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो जब एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है और उसको बड़ा लग रहा है तो वहाँ पे आपका ए विकल्प अवतल दर्पण सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की बात करें तो ये वाला जो अंदर का ये भाग जो होता है वो धंसा हुआ होगा, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना है, तो आपको बताना है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड जो है वो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो आपका यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला है, आकाश नीला लगता है क्योंकि आपका यहाँ पे वी विकल्प सही हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं, तो आपका वी विकल्प सही हो जाएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है, तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो आपका यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो तारों के टिमटिमाने को समझा जाता है। या तो आप इससे भी जान सकते हैं कि जहाँ भी आपको लगे कि धोखे वाली बात हो रही है या तारे टिमटिमाते नहीं, हमको ये प्रतीत होता है, जहाँ भी प्रतीत होने का बात की जाएगी वहाँ पे अपवर्तन हो जाएगा। और पानी का घनत्व अधिकतम होता है कहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले वो बढ़ता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो घटता जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और उसका आयतन जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 50 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आपका बी विकल्प 122 फ़ारेनहाइट। जब यहाँ पे 40 डिग्री के लिए पूछा जाता है तो 40 डिग्री के लिए कई बार पूछा जाता है, तो वहाँ पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा वो उसके बराबर होता है। आगे बात करें यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर बीकर से बाहर निकलेगा, यह जल स्तर नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोला आकृति का कारण है द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की या शहद की। तो यहाँ शहद की जो श्यानता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। शहद के बाद फिर खून होता है, खून के बाद जल और फिर उसके बाद वायु। महासागर की ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं, भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से। तो यहाँ पे चंद्रमा से आती हैं, ठीक है, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है, उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उसका जो होगा वो निश्चित ही रहेगा। कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान निश्चित होता है, लेकिन भार जो होता है वो अनिश्चित होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बदलता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उच्च दाब के कारण जो है उच्च तापमान पर पानी उबलने लगता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या हवा से? तो आपका यहाँ पे सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। और आगे अगला प्रश्न है आपका, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभ की विखंडन से, नाभ की संलयन से, नाभ ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से या अवकरण अभिक्रियाओं से? तो नाभ की संलयन से जो है वो सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो यहाँ पे 19 अप्रैल 1975 को जो है वो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर? तो प्लूटो पर जो है वो वर्ष जो है वो दीर्घतम होगा, क्योंकि ये जो इसका जो कक्षीय परिक्रमण काल है वो ज़्यादा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है आपको बताना है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो 8.5 मिनट जो होता है वो लगभग होता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है वो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है, या इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? तो यहाँ पे बृहस्पति है, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखता है, और निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, फास्ट सी और फॉल्ट रैन? तो आपका यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? लौह, मॉलिब्डेनम और चांदी या टंगस्टन? तो आपका डी विकल्प हो जाएगा। टंगस्टन जो होता है वो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 93वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी? तो जर्मेनियम जो होता है वो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होती है। आगे का यहाँ पे प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो नाभिक जो होगा वो हमेशा धनावेशित हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण उदासीन होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। यहाँ पे हमने 95 और इसके बाद 96 प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूउष्मीय ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा का जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है वो सौर ऊर्जा है। आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभ की संलयन पर, नाभ की विखंडन पर? तो जो परमाणु बम की बात किया जाए तो नाभ की संलयन पर, और सौर ऊर्जा की बात की जाए तो ये सौर ऊर्जा जो है नाभ की संलयन पर आधारित है, या सूर्य जो है वो नाभ की संलयन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, नियंत्रित संलयन प्रक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, नियंत्रित विखंडन या अनियंत्रित विखंडन? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। बी विकल्प आपका सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? हीलियम, आर्गन, नियॉन या रेडॉन? तो रेडॉन जो है इसमें नहीं होती है। डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 100वां प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, लो है या एम्पियर? तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो वाट पर आधारित होती है। ए विकल्प आपका यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे बात करें तो 101वां प्रश्न है, निम्न में सबसे भारी कौन सी धातु होती है? तो यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु है, और इसका परमाणु संख्या जो है 92 होता है, और इसका भार जो परमाणु भार 238.08 है। 102 प्रश्न है, इंसेक्ट 2A का कब छोड़ा गया है? तो ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। अब इसके बाद रसायन विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं, और रसायन विज्ञान का पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु? तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे गैस जो है वो एक तत्व नहीं है। ठीक है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लेवोजियर जो है वो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको बतानी है। तो कैसी होगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वही उसमें उसके द्रव्यमान की संख्या होती है। तो आपका 38 यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो 18 हो गए, और 18 और यहाँ पे
18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉन भी होंगे, प्लस यहाँ पे 20 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 38। तो आपका यहाँ पे 38 आ जाएगा, 38 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, आपको बताना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग का। तो आपका ए विकल्प ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो होता है वो के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कितनी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 148। यहाँ पे आप इसे एक्सप्लेन करके भी दे सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान से आप प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान संख्या में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। अगला है आपका यहाँ पे प्रश्न, फैराडे स्थिरांक, आपको बताना है फैराडे स्थिरांक के बारे में। तो फैराडे स्थिरांक जो है वो सार्वभौमिक स्थिरांक है और इसका मान कितना है आप सभी को बता देते हैं। इसका मान जो है वो 96,485 जूल प्रति मोल होता है, ठीक है, और ये कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। आगे का आपका प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, शुद्ध पानी का, क्षारीय विलयन का, उदासीन विलयन का, अम्लीय विलयन का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे सही है। निम्न में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है, बफर विलयन, अम्लीय, क्षारीय विलयन या उदासीन विलयन। तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होगा, और 7 से कम की बात की जाए तो अम्लीय विलयन का होता है, और उदासीन के लिए 7 हो जाता है। पानी का पीएच कितना हो जाएगा, तो पानी का पीएच, उदासीन होता है पानी तो उसका पीएच मान 7 हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी, तो 1000 गुना जो होती है वो कम हो जाएगी, डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन रंगहीन है और भूरी है, अत्यंत ज्वलनशील और लाल द्रव्य है। तो ब्रोमीन की बात की जाए तो ये लाल द्रव्य है, और ये बीपीएससी अभी जो बीपीएससी टीआरई 1.0 एग्जाम में भी ब्रोमीन के बारे में पूछा जा चुका था। और ब्रोमीन की जो एक गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पीय द्रव है, ठीक है। अगला है, वेडिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है इसका। अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, जस्ते की, पारे की, लेड की या क्रोमियम की। तो जस्ते पर जो होती है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, आपका यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, विस्थम्टेट और सल्फोनेट। तो आपका यहाँ पे सल्फोनेट विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही है। अगला आपका प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, गंधक होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम या जस्ता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका यहाँ पे ई विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, नीला थोथा रासायनिक रूप में है, सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन। तो आपका यहाँ पे सी विकल्प है, कॉपर सल्फेट। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, सोना, पारा, चांदी या प्लेटिनम। तो आपका यहाँ पे प्लेटिनम जो होता है वो सबसे भारी धातु, अगर इसी जगह पे यूरेनियम और प्लेटिनम दिया होता तो आपको यूरेनियम पे टिक करते। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, आपको बताना है इसमें कौन सा है, लोहे और निकल के, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, या लोहे और जस्ते की। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ई विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, ये 2017 बीपीएससी का प्रश्न है और सभी बीपीएससी एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम। तो आपका यहाँ पे जिप्सम जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही है। और जिप्सम का सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे पूछा भी जा चुका है, तो यहाँ पे डी विकल्प आपका, यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस या × 2H2O। अगला है यहाँ पे,
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयनिक बंध, तो यहाँ पे एल्कीन हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही होता है। अगला है आपका सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड, डी विकल्प आपका सही है। और कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, सॉरी H2SO4, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक का होता है HCl। अगला है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर पे खोलने पे जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है आपका खनिज मिनरल क्या है, द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस या उपयुक्त सभी, तो अकार्बनिक ठोस है, मिनरल जो होते हैं वो अकार्बनिक ठोस होते हैं, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था, तो यहाँ पे प्लूटोनियम जो है वो प्रयुक्त हुआ था, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डेट आप याद कर सकते हैं, जीएस में पूछा जाता है हिस्ट्री से, 9 अगस्त 1945 में। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका सी विकल्प प्राकृतिक तत्व में। अगला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। आगे बात करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला आपका प्रश्न है आयोडी युक्त लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, तो आपका यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। अगला यहाँ पे प्रश्न है खाने का नमक NaCl किससे बनता है, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तो यहाँ पे मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से NaCl का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में या उपयुक्त में से, तो केरोसिन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तलरीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, तो आपका यहाँ पे ई विकल्प सही हो जाएगा, तो क्योंकि जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रोपेन भी होता है, यहाँ पे प्रोपेन भी होगा और ब्यूटेन भी होगा, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा आपका सही। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल एसीटेट या प्रोपीन, तो यहाँ पे आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, आइसोप्रीन, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगले यहाँ पे आपका प्रश्न है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन या एसिटिलीन डाइक्लोराइड, तो आपका यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। आपका PTFE के आमतौर को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघटन से बनता है, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा एसिटल्डिहाइड, मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो जो बेकेलाइट का निर्माण होता है ये संघटन से बनता है, वो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। अगला है यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है, तो वसा होता है, ट्राइग्लिसराइड जो है वो वसा है। अगला है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, आपको बताना है हीरे के बराबर कौन सा इसमें कथन सही है, तो दोनों के पास सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, और आपका डी विकल्प जो दिया गया है वो है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, जिसकी वजह से उनका वो संरचना भी लगभग समान हो जाती है। आगे की बात करें पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, हल्दी, तो ये आपका सही हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन या ब्यूटेन, तो यहाँ पे ई विकल्प आपका हो जाएगा, और इसमें जो होता है वो आपका प्रोपेन भी होगा, ब्यूटेन भी होता है।
अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। तो आपका ग्रीन हाउस में जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगला है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन कौन सा है, तो यहाँ पे भी एक से अधिक हो जाएगा, आपका ई विकल्प यहाँ पे सही होगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। अगला आपका यहाँ पे विकल्प है, साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या परासरण द्वारा। तो आपका पायसीकरण द्वारा जो है वो साबुन ग्रीज को हटाता है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, अगला आपका है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, साबुन ग्रीज को हटाता है, तो यहाँ पे पायसीकरण द्वारा हटाया जाता है, ग्रीज को पायसीकरण द्वारा यह हटाता है। और अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको बताना है इसके लिए कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा। तो एस्पार्ट्रेम जो होता है वो आपका कृत्रिम मधुरक होता है। तीसरे पे जाएगा फ्रेयान जो होता है वो आपका प्रशीतक के रूप में होता है। नियोप्रीन जो होगा वो आपका नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। बेंड्राडिल जो होता है वो प्रतिहिस्टामिन होगा। तो यहाँ पे आपका पहला 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2, तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होगी। तो अम्ल वर्षा के लिए आपका यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है तो ये सभी इनमें से एक से अधिक अगर ऑप्शन दिया जाता तो आप उसी पे टिक करते, क्योंकि कारखानों से भी अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा सीधे तौर पे H2SO4 या SO2 की जिम्मेदार है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न दे रहा है, 52वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस बर्फ, ठोस अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शुष्क बर्फ है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप यहाँ पे बी विकल्पों पर टिक करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी जो है वो CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो चूना पत्थर भी होगा, सिलिका मिट्टी होगी, राख होगा। तो इसमें से एक से अधिक जो आपका ई विकल्प है वो सही हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या आसुत जल। तो यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फार्मूला होगा H2SO4, ठीक है। तो ये इसके लिए विद्युत अपघट्य होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन जो है हीरे में भी पाया जाएगा, प्लस है ग्रेफाइट भी कार्बन और कोयला भी। तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक अगर विकल्प दिया जाता तो यहाँ पे सही रहता। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है। तो सबसे सख्त हो जाएगा यहाँ पे हीरा, ए विकल्प आपका सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है। तो सोडियम बेंजोएट, आपने नाम भी सुना होगा, सोडियम बेंजोएट जो है परिरक्षण के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। तो अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में मीथेन गैस का उपयोग किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है और नाइट्रोजन तथा ऑक्साइड का मिश्रण गैस ये भी नहीं होगा। तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है। तो द्रव्य की बात किया जाएगा तो पारा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला है, और पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो होता है वो धुआं, निकलने वाला जो धुआं होता है वो होता है। अगला आपका प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो नींबू जो होता है वो साइट्रिक एसिड के कारण खट्टा हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली
गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वो इनमें से एक से अधिक आपका यहाँ पे टिक होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा। तो स्टील की जो कठोरता बढ़ाई जाती है वो कार्बन की मात्रा से होती है। और किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से जो है वो रेडियन प्राप्त होता है। अगला आपका प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो वो क्लोरीन से जलेगी। बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका जो रासायनिक वो होता है वो Cl हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को जलाने से, तो हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, तो उससे पानी का निर्माण होता है H2O। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प होगा वो आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो यहाँ पे अगर आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया रहता तो वो सही हो जाता, क्योंकि एक्वारेजिया में जो है वो सोने को घोला जाता है। अगला है यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। क्योंकि यह अभिक्रिया जो है वो कांच एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इसी वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो कांच से ही क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाता है। और वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो तांबे में जो है वो हरे रंग की एक परत जम जाती है। और विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, तो ये एक एस्टर है और इसको विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्टर के बारे में भी पूछा जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों से में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते और इसका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। तो डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, चूने का पत्थर, पिचब्लेंड, मोनाजाइट या हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से लोहे प्राप्त किए जाते हैं। डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो हल्के या जल में अधिक विलीय है विरंजक चूर्ण जो होता है। ए विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जस्ते से एक आयतन भाग। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो तीन अगर पीतल है, एक भाग जस्ता है और 2 भाग तांबा है। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 8300 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाएगी, तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है जस्ते पर अगर विद्युत लेपन किया जाता है तो। और स्टेनलेस स्टील एक किसकी मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस मिश्र धातु जो होती है वो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन की मिश्र धातु होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगला है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम की, क्योंकि लोहे और तांबे की नहीं होती है, लोहे और जस्ते की नहीं होती है। और निकटतम उत्तर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, एक्स किरणों में, अल्फा, बीटा या गामा। तो यहाँ पे बीटा में जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होगा, एक्स किरणों में धनात्मक होता है, गामा जो है वो उदासीन होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है, तो यहाँ पे 2882 ये आपको याद होना चाहिए। डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और 28 हो जाएगा जिसका वो अक्रिय गैसें होती हैं और जिसमें भी साथ एक उसे ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो वहाँ पे एक उसे परमाणु की जरूरत होती है, तो वहाँ पे वो हेलोजन के रूप में हो जाता है, जैसे क्लोरीन। ठीक है, अगला हो जाएगा, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, 1, 3.5, 2.5 या 3। तो या उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे 3 होता है CO समूह का आबंध क्रम। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपकी 8 हो जाएगी, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो
यहाँ पे आपका ये डी ना सही होके बी विकल्प आपका सही हो जाएगा 4। अगला है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार होता है। तो हेक्सा की बात कर रहा है, तो हेक्सा जब भी होगा तो वो अष्टफलकी हो जाता है। यहाँ पे डी विकल्प आपका हो जाएगा। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो आपका यहाँ पे XH4 आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इसमें 3 और 6, सिग्मा 3 होते हैं और पाई बंध 6 हो जाएंगे। भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है, जिसमें कैल्शियम तथा पोटेशियम के अविलीय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो आइसोटोप की बात किया जा रहा है, हाइड्रोजन का स्थान जो होता है वो आइसोटोप ले लेता है भारी पानी का जो होता है। अगला है यहाँ पे किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या अधिक हो। प्रोटॉन की संख्या वही हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है दूध उदाहरण है विलयन का, क्लोराइड का, विलयन का, इमल्सन का या वायु विलयन का। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे सही होगा। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो एथाइल एल्कोहल जो होता है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या डायस्टेज। तो आपका यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। जाइमेज द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। C6H12O6 को जो है वो C2H12O6 में यहाँ पे बदल दिया जाता है। और शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या यहाँ पे आपका अगला विकल्प है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एथाइल अल्कोहल या C2H2O4। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में कौन कौन से होते हैं? तो CHNO, ये चारों तत्व उपस्थित होते हैं। अगला है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो होता है वो शोधन अभिकर्ता है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल जो होता है वो साबुन बनाने में प्रयुक्त हो जाएगा। और इसके साथ ही पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में जो होती है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। डी विकल्प आपका सही है। अगला है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। उपरोक्त सभी रेडियोधर्मी जो है वो अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और ये उदासीन हो जाएगा। अगला है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही है। अगला है वायु एक मिश्रण है। सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है मच्छर भगाने की दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो यहाँ पे एलिथ्रिन जो होता है वो मच्छर भगाने के लिए सबसे सक्रिय है। अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका यहाँ पे जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। और अगला है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा के क्लोराइड के सल्फेट। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 107वां प्रश्न है हास्य गैस है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। और सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो त्वचा से कौन सा हो जाएगा? त्वचा का आंसर पराबैंगनी हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण और वैश्विक तापन और ओजोन छिद्र तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। वैश्विक तापन, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से हम नापेंगे और वैश्विक तापन के लिए आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पे जीव विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। और जीव विज्ञान में पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो आपका यहाँ पे डी डार्विन, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का करता है मानव तंत्र में इंसुलिन। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक की बात की जा रही है तो यहाँ पे पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन, ये दोनों जो होता है
ये दोनों आपका एंटीबायोटिक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल और मक्का। तो इसमें आपका चावल जो होता है वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट गेहूं और चावल में होगा, लेकिन अगर अधिकतम की बात की जाए तो चावल आप टिक करेंगे। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे 5वां, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान आपका यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो डीएनए संरचना की, आनुवांशिकता और विचरण की। तो आनुवांशिकता में डीएनए भी आ जाएगा, तो आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे या पराबैंगनी किरणें। तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो होता है वो एक फाल्स फ्रूट होता है, क्योंकि इसका थैलेमस अधिक विकसित हो जाता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये एक शुष्क पुष्पकली होती है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली है। डी विकल्प आपका यहाँ भी सही होगा। आगे है अदरक तना है, जड़ नहीं क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। और जो मतलब अगर नोड और इंटरनोड अगर जड़ में भी उपस्थित हैं तो वो एक तने का गुण होता है, जिस वजह से उसे तने के दर्जा प्राप्त हो जाता है। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणीय पोष या एक बीज। तो आपका एक भ्रूणीय टहनी जो होता है वो पादप कली होता है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे हैलोफाइट जो नमक युक्त मिट्टी या समुद्र में जो भी समुद्र के किनारे जो भी मतलब वनस्पति पाई जाएगी उसे हम लोग हैलोफाइट कहेंगे। लवण मदोद्भिद होते हैं, ठीक है, हैलोफाइट। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो EEG जो होता है वो मस्तिष्क की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड जो होता है वो मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। ए विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता या बहुगुण सूत्रता। तो उत्परिवर्तन जो होता है वो अत्यधिक विविधता का कारण है। सी विकल्प आपका सही है। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की है? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको बताना है डीएनए यह गलत। सबसे पहले अगर MH विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा जाता है कि द्विगुणन सिद्धांत की खोज तो जेम्स और वाटसन, ठीक है। अरविंद खुराना ने इस पे इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ पर डीएनए एक आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। तो यहाँ पे यही विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग यहाँ पे विटामिन के कहेंगे। रक्त के थक्के बनाने के लिए विटामिन के होता है। अगला है निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के जो होता है वो प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D2। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अगला है यहाँ पे मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए जो होता है यकृत में इकट्ठा होता है। बी और सी यहाँ पे विटामिन सी जो है वो पानी के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित होता ही नहीं है, और बी और सी को हम लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा यहाँ पे है। टोकोफेरॉल बेरी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है और निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है?